हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये हमारी आरआरबी जेई सीरीज का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम आगे जितने भी क्वेश्चंस हमने इससे पहले वाली सीरीज में कंप्लीट किए थे, यहाँ पर हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये जो क्वेश्चन है इसको कंप्लीट किया था, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। जिसमें थ्री फेज इंडक्शन मोटर आपको गिवन थी, उसके पोल्स गिवन है, फ्रिक्वेंसी गिवन है, और साथ ही साथ आपको स्पीड गिवन है। और आपको यहाँ पर काफ़ी सारे पैरामीटर्स दे रखे हैं, जैसे कि इसकी स्लिप कितनी है 0.04, इसका रोटर फील्ड जो रोटेट होगा वो 60 आरपीएम से विद रिस्पेक्ट टू रोटर, रोटर फील्ड रोटेट्स एट 60 आरपीएम विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड, रोटर फील्ड रोटर runs at 60 rpm with respect to stator field, रोटर रोटेट्स एट स्पीड ऑफ 1500 आरपीएम विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कि ये कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट होगा। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन ना अपने आप में ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। मतलब यहाँ पर आपसे स्लिप पूछ ली, यहाँ पर आपसे डिफरेंट फील्ड का रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू रोटर बॉडी, या जो फील्ड का या रोटर का, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पूछी हुई हैं। तो ये एक ही क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और आज ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा हमारा QOD, क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है। तो बताइए क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। और जो भी स्टूडेंट अभी अनअकैडमी प्लस में एनरोल करना चाहते हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि प्लस पर अभी दैट मीन्स 26 ऑफ फरवरी तक आपके पास 60% ऑफ का ऑफर रहेगा। ठीक है। तो अनअकैडमी के जितने भी सब्सक्रिप्शन हैं, चाहे वो 6 मंथ का है, चाहे वो 12 मंथ का है, चाहे वो 24 मंथ का है, हर पर आपको 60% मिलेगा। ठीक है। तो कोई भी सब्सक्रिप्शन आप अगर लेते हो तो यहाँ पे 60% ऑफ मिलेगा। उसके बाद में आप देख सकते हो कि प्राइसेस ड्रॉप होके कितने हो जाएंगे। एंड फॉर दैट यू कैन यूज़ द कोड टेस्ला 10। बस इस कोड को आपको यूज़ करना है। ठीक है। तो टेस्ला 10 कोड को अगर आप यूज़ करोगे तो आपको मिल जाएगा 60% ऑफ SSC जेई के सारे सब्सक्रिप्शन पर। ठीक है। सारों का मतलब इंक्लूडिंग मैकेनिकल, सिविल, पूरी जेई और ए कैटेगरी। ठीक है। जो बैचेस चल रहे हैं कर्तव्य बैच के अंदर, वो 31 जनवरी से ये बैचेस स्टार्ट हुए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हो कि पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, जनरल साइंस एंड पावर सिस्टम एट 3 PM ये सब्जेक्ट्स मैंने स्टार्ट किए। ठीक है। ऑलमोस्ट एंडिंग पर है। प्लस पर आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे जैसे आप क्लास देख रहे हो इस तरीके से प्लस पे क्लास नहीं होती है। प्लस पर आपको रेज एंड फीचर मिलता है। उसका इंटरफेस अगर आपको देखना है तो अगर आपने कभी भी स्पेशल क्लास देखा हो तो उसमें उसका इंटरफेस आपको दिखेगा। क्लास हैंड्स आउट, क्लास में पोल्स वगैरह, ये सारी फैसिलिटी रहती है। ठीक है। ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने SSC जेई में फाइनल सिलेक्शन लिया है अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन से। ठीक है। तो अनअकैडमी प्लस वाले ही ये सारे लर्नर्स हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। जो इसका PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो यही वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर।
एक 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है जो कि 1440 आरपीएम की स्पीड से चल रही है। स्लिप आपको दे रखी है, बाकी भी ये सब चीज़ें दे रखी हैं। स्पीड आपसे पूछी है, मतलब रिलेटिव स्पीड पूछा है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अब ठीक है, देखो आरआरबी जेई के अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्टली शायद ना पूछा जाए, बट यहाँ से कोई भी एक पैरामीटर आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जब भी इंडक्शन मशीन हम पढ़ते हैं और उसकी जब वर्किंग का कंसेप्ट आता है, तब उसमें वहाँ से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट क्वेश्चन है वर्किंग वाले पार्ट से। ठीक है, करिए। तो देखते हैं। क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर? देखिए, नंबर ऑफ पोल्स हमें कितने गिवन है? 4। फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है? 50। और स्पीड हमें कितनी गिवन है? 1440 आरपीएम। ठीक है, तो यहां से एन एस आ जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड, दैट इज 120 एफ अपॉन पी। ठीक है, वैसे भी याद होना चाहिए, अगर पोल्स 4 है, फ्रीक्वेंसी 50 है, तो ये कितना आ जाएगा? 1500। दैट विल बी 1500 आरपीएम। अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं। स्लिप, स्लिप कितना होगा? एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाय एन एस। 1500 माइनस 1440 डिवाइड बाय 1500, दैट विल बी 60 अपॉन 1500। ठीक है, सोल्व करोगे कितना आ जाएगा? परसेंट में बोला है? नहीं, परसेंट में तो नहीं बोला है, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, देखो अगर परसेंट में बोलता ना, परसेंट में बोलता तो इट विल बी, यहाँ से अगर आप कट करोगे, दिस इज 100 एंड दिस इज 4, तो ये कितना आ जाएगा? 0.04। ये स्लिप है, तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, और अगर हम ऑप्शंस देखें तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही, और देखो सारे ऑप्शन में दूसरा स्टेटमेंट भी है। देखो पहला तो सब में ही है ना, तो दूसरा भी सब में ही है, तो आपको दूसरे स्टेटमेंट को भी वेरीफाई करने की नीड नहीं है, हमें सिर्फ इन तीनों को वेरीफाई करना है। बट ठीक है, हमें तो क्वेश्चन को क्लियर करना है, तो उस हिसाब से हम समझते हैं। रोटर फील्ड रोटेट्स एट 60 आरपीएम, ये बोल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रोटर। तो इसको, इसका क्या कंसेप्ट होता है? चाहे आर आर एम एफ हो, रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे वो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों जब रोटेट करते हैं खुद के रिस्पेक्ट में, तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड स्पीड पर होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर रोटर है, रोटर का फील्ड रोटर के रिस्पेक्ट में मुझे निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू रोटर, तो ये रोटर की फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होगा। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी होगी? स्लिप फ्रीक्वेंसी है ना। रोटर की फ्रीक्वेंसी अगर स्लिप फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी स्पीड भी जो होगी वो कितनी होगी? स्लिप स्पीड होगी। और स्लिप स्पीड कितना होता है? एन एस माइनस एन आर, यानी कि
1500 minus 1440 that is 60 rpm। ठीक है, तो ये करेक्ट है, वैसे भी ये करेक्ट होना ही था। उसके बाद में रोटर का फील्ड रोटेट कर रहा है 60 आरपीएम से विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर। देखो, जब हम पहले ही बोल चुके हैं कि रोटर का जो फील्ड है वो 60 आरपीएम से रोटर के फील्ड में ही रोटेट करेगा, तो फिर वो स्टेटर के फील्ड के साथ 60 आरपीएम का रोटेशन क्यों आएगा? वो तो रोटर के साथ आएगा, वो तो रोटर के साथ आएगा। समझे नहीं समझे? अब स्टेटर का अगर वो पूछता है तो आंसर क्या आएगा? थर्ड, RMF रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब बताऊं क्या होता है? दोनों मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालने हैं तो आप दोनों की स्पीड किसी एक के रिस्पेक्ट में निकाल लो। जैसे कि स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसका फील्ड निकाल लो स्टेटर के रिस्पेक्ट में, इसका भी फील्ड निकाल लो किसके? स्टेटर के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? तो एक बॉडी के रिस्पेक्ट में निकल जाएगा ना, मैं करूंगा रोटर स्टेटर आरएमएफ विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर। अब देखो, स्टेटर तो रोटेट कर नहीं रहा और स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड उस पर कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है? ये उस पर कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है? ये इस पे रोटेट कर रहा है 1500, तो स्टेटर तो रुका हुआ है। तो अपने को अगर स्टेटर का आरएमएफ निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, तो कितना आएगा? स्टेटर का आरएमएफ स्टेटर पर 1500 आरपीएम की स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो स्टेटर के रिस्पेक्ट में बताओ कितना आ जाएगा? ns माइनस 0 दैट इज ns। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा? अपने रोटर का आरएमएफ निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर। तो देखो, रोटर का आरएमएफ रोटर के रिस्पेक्ट में कितना है? रोटर का आरएमएफ रोटर के रिस्पेक्ट में, रोटर का आरएमएफ रोटर के रिस्पेक्ट में तो एसएनएस है। कितना है? एसएनएस। वो रोटर पर एसएनएस है। यही तो अभी किया इससे पहले कि किसी का भी आरएमएफ उस बॉडी के रिस्पेक्ट में उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से होता है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी स्लिप है तो स्लिप स्पीड की उसकी स्पीड स्लिप स्पीड से होगा। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है तो फिर एनएस से होगा। ठीक है, तो यहां पर एसएनएस होगा रोटर के रिस्पेक्ट में, लेकिन रोटर इधर कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है? एनआर से। तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, एनआर प्लस एसएनएस। तो एनआर बताओ कितना हो जाएगा? सॉरी, एसएनएस, एनएस माइनस एनआर दैट इज एनएस। मतलब दोनों ही स्टेटर के रिस्पेक्ट में एनएस स्पीड से रोटेट कर रहे हैं। दोनों जब एनएस स्पीड से रोटेट कर रहे हैं तो स्टेटर आरएमएफ विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर माइनस रोटर आरएमएफ विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, तो ये कितना हो जाएगा? एनएस माइनस एनएस दैट इज 0। तो ये तो स्टेशनरी होंगे, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। रोटर रन्स एट स्पीड 60 आरपीएम विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड।
रोटर जो है वो 60 आरपीएम से रन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड, ठीक है, स्टेटर फील्ड के रिस्पेक्ट में। आप बताओ 60 आरपीएम से कर रहा है। अगर मुझे ये 1500 है, स्टेटर फील्ड 1500 आरपीएम से कर रहा है, और जो रोटर है वो किससे कर रहा है, रोटर की स्पीड कितनी है, एनआर, जो कि एनएस से कम है। तो रोटर की स्पीड स्टेटर फील्ड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, एनआर माइनस एनएस, यानी कि 1440 माइनस 1500, दैट इज माइनस का 60 आरपीएम। तो प्लस का 60 आरपीएम नहीं होगा, माइनस का 60 आरपीएम होगा। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि देखो वो जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना, उसकी स्पीड तो ज्यादा है उससे, ठीक है। ये पूछ रहा है स्टेटर फील्ड के रिस्पेक्ट में, तो स्टेटर फील्ड के रिस्पेक्ट में तो स्पीड ज्यादा है ना। समझे नहीं समझे? नेक्स्ट है, इट्स रोटर रन्स एट, अच्छा फोर्थ भी हो गया, अब लास्ट है, रोटर फील्ड रोटेट्स एट 1500 आरपीएम विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर। अब ये तो अपने निकाल ही चुके हैं यहां पे, रोटर का फील्ड स्टेटर के रिस्पेक्ट में एनएस स्पीड से दौड़ेगा, जो कि हमने निकाला है कितना, 1500 आरपीएम, ठीक है। तो हमारा फिफ्थ वाला हो जाएगा करेक्ट। तो 1 2 5 ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। बाकी के भी आंसर्स आपको मैंने बता दिए हैं, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो एन आर प्लस एन एस एस एन एस, ठीक है ना। दिस इज एन आर प्लस एन एस माइनस एन आर, दैट इज एन एस, बिकॉज रोटर स्पीड, रोटर का आरएमएफ रोटर के रिस्पेक्ट में एस एन एस से रोटेट करेगा, एंड रोटर इटसेल्फ रोटेट्स इन द सेम डायरेक्शन विद एन आर, दैट्स वाई एन आर प्लस एस एन एस दैट इज इक्वल टू एन एस। करेक्ट है, बताइए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टील की रिंग है जो कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इज वाउंड यूनिफॉर्मली विद 600 टर्न्स of wire carrying a current of 300 मिली एम्पियर, फाइंड द एमएमएफ। एमएमएफ कितना होगा ये आपको बताना है। व्हाट इज द एमएमएफ? एमएमएफ पूछा है, दैट मीन्स मैग्नेटोमोटिव फोर्स। बताइए। एमएफ क्या होगा? एमएफ होता है एम्पियर टन, यूनिट एम्पियर टन। सो करंट मल्टीप्लाइड बाय टर्न्स, सिंपल। करंट इज 300 मिली एम्पियर 10 टू पावर माइनस 3 एंड टर्न्स आर 600, ठीक है। सो कितना हो जाएगा ये, 1 2, यहाँ से कट गया,
दैट विल बी 180 एम्पियर टन। तो 180 एम्पियर टन होगा, 180 एम्पियर टन, दैट मीन्स सॉरी 180 एम्पियर टन हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। An energy source force a constant current of 2 ampere for 10 seconds flows through a light bulb. If 2.3 kilojoule is given off in the form of light and heat energy, calculate the voltage drop across the bulb. Calculate the voltage drop across the bulb. एक एनर्जी सोर्स है जो कि कांस्टेंट करंट 2 एम्पियर 10 सेकंड के लिए एक बल्ब में फ्लो कर रहा है फॉर 10 सेकंड, और 2.3 किलो जूल इज गिवन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ लाइट, मतलब उससे जो एनर्जी निकल रही है दैट इज 2.3 किलो जूल। ठीक है, हीट एनर्जी मतलब लाइट एंड हीट एनर्जी बोथ। कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द बल्ब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट। बताइए। देखो, हमें जो एनर्जी दे रखा है E, दैट इज आई स्क्वायर आर टी, यही होगा आई स्क्वायर आर टी। I square RT, or we can say I square R is power loss and his power loss is V into I also into T। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। टाइम गिवन है, करंट गिवन है, ठीक है, वोल्टेज गिवन नहीं है लेकिन एनर्जी आपको गिवन है। तो 2.3 किलो 10 to power 3 इज इक्वल टू V, करंट इज 2 एम्पियर, टाइम इज 10 सेकेंड। ठीक है, सो दिस एंड दिस विल बी कैंसल आउट, पॉइंट यहां से हटाओ, ये भी कैंसल आउट। ठीक है, सो इट इज 230 डिवाइड बाय 2, दैट इज 115 वोल्ट। So 115 volt will be the voltage drop across this bulb। ठीक है, सिंपल था, बस यहाँ पे आई स्क्वायर आर जो कि ये पावर लॉस है इसको V इंटू आई करके लिखना था। ठीक है, क्योंकि हमें जो चीज़ गिवन है उसी फॉर्मेट में हम इक्वेशन को हमने सेट किया यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, Which one of the following laws of electromagnetic does not give the direction of magnetic field? इनमें से कौन सा लॉ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं देता? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं देता, ये आपको बताना है। राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। राइट हैंड थंब रूल मतलब राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है, जो थंब है वो डायरेक्शन देगा किसकी? फील्ड की। ठीक है,
तो ये डायरेक्शन बता रहा है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, दोनों रूल्स, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड एंड फ्लेमिंग का राइट हैंड, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं इस तरीके से बनाएं, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को क्या करना होता है, कर्ल करना होता है ना। करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, और जो थंब है ये हमें बी देगा। तो ये तो आंसर नहीं होगा हमारा फिर। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। इसको याद रखने का तरीका क्या होता है कि राइट हैंड को उठाना है, इस तरीके से अपनी फिंगर को स्ट्रेच करना है, ठीक है। तीनों फिंगर्स को, मतलब फर्स्ट टू फिंगर्स एंड थंब, इसको क्या करना है, स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच ऐसे करना है कि ये 90 डिग्री बीच में क्रिएट हो जाए, ठीक है। इस तरीके से होगा राइट हैंड, बट यू कैन सी फ्रॉम, आप उसको इस तरीके से देखिए, सामने से ऐसे करके देखिए, इसको ऐसे करके देखोगे तो ये क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ये राइट हैंड है, राइट हैंड है, ठीक है। ये फर्स्ट टू फिंगर्स एंड थंब, मतलब जो राइट हैंड है उसको इस तरीके से सामने से देखना है, तो इसी तरीके से आपको यहां पर ये दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए राइट हैंड रूल किसके लिए होता है, जनरेटर के लिए होता है, ठीक है। यही अगर लेफ्ट हैंड रूल होता तो किसके लिए होता, अगर लेफ्ट हैंड रूल होता तो किसके लिए होता, लेफ्ट हैंड रूल ठीक है। ये है लेफ्ट हैंड, कैसे, लेफ्ट हैंड, मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूं तो इसलिए ऐसे करके बनेगा, ठीक है। अब इसको याद रखने का ना तरीका बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता लग गया होगा, बस याद रखने का तरीका। दिस इज लेफ्ट हैंड, कि भाई एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी ना होता है कि आप रटा हुआ भूल गए फिर वहां पे। लेफ्ट हैंड रूल इज फॉर मोटर, ठीक है। जनरेटर में पता क्या होता है हमें, जनरेटर में हम क्या करते हैं, मैकेनिकल इनपुट देते हैं, तो यहां पर मैकेनिकल इनपुट रहेगा, और इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपको मिलेगा, है ना। तो यहां पर मैकेनिकल इनपुट और यहां से इलेक्ट्रिकल आउटपुट, लेकिन दोनों में क्या कॉमन होना चाहिए, फ्लक्स। तो ये वाला फिंगर्स क्या देगा, फ्लक्स, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यहां पे क्या होगा, फ्लक्स, ठीक है। अब मोटर में क्या होता है, मोटर में ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी, और उन दोनों के लिए कन्वर्जन के लिए क्या चाहिए, फ्लक्स। तो इस तरीके से ना ये याद रख सकते हो, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में मिल रहा है। तो हमें यहाँ से एक चीज़ शो हुई कि जो फर्स्ट फिंगर है, ये वाला जो फर्स्ट फिंगर है वो किसके लिए है, फ्लक्स के लिए है। तो ये तीनों जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ले रहे हैं। तो ये कितना हो गया, अब जो फिंगर है वो किसके लिए हो गया, फिंगर बताओ किसके लिए हो गया, ये मैकेनिकल का मतलब रोटेशन के लिए हो गया, ये रोटेशन,
कि आप रोटेशन किस किस डायरेक्शन में हो रहे हो, और इलेक्ट्रिकल का मतलब ये करंट की डायरेक्शन बताएगा, ये करंट की डायरेक्शन बताएगा, और ये क्या है, रोटेशन है। तो इस तरीके से ना आप याद रख सकते हो, किसी एक को याद रख लो, बाद में सिर्फ हैंड ही बदलना है, क्योंकि आप दूसरा हाथ अगर देखोगे तो ऐसा नहीं है कि ये बदल जाते हैं। थंब जिसको रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हैंड में भी उसी को करता है, फर्स्ट फिंगर जिसको करती है रिप्रेजेंट लेफ्ट हैंड में भी उसी को करती है, सेकंड फिंगर भी उसी को करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि राइट हैंड को बस पिक करके इस तरीके से रखना है, और ये सोचना है कि ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल बीच में फ्लक्स, तो कभी भी डाउट नहीं होता, अदरवाइज फिर डाउट्स होते हैं। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देखो फैराडे ने पहला जो उसका लॉ था उसमें तो स्टेटमेंट दिया, फैराडे ने फर्स्ट लॉ में तो क्या दिया, स्टेटमेंट दिया, और उसके बाद में जो सेकंड लॉ था उसमें उसने उसका मैग्नीट्यूड दिया, लेकिन जो मैग्नीट्यूड भी दिया उसमें कोई डायरेक्शन थी क्या, दैट इज डी लैम्डा बाई डी टी, या डी एन फाई बाई डी टी, या एन डी फाई बाई डी टी। बताओ, इसके अंदर कोई डायरेक्शन थोड़ी ना है, इवन यहां पर तो वोल्टेज की पोलैरिटी भी नहीं है, फैराडे के लॉ में तो वोल्टेज की पोलैरिटी भी नहीं गिवन। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म डज नॉट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो डी हो जाएगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस लॉ से तो सिर्फ हमें ये पता लगता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर अगर रखा हुआ है तो उन दोनों के रिलेटिव मोशन से जो वोल्टेज बनती है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, what is the magnitude of that voltage, that is n d phi by dt, or you can say d lambda by dt, because here this lambda is flux linkage, flux linkage मतलब फ्लक्स कितनी टर्न के साथ लिंक कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो डेल्टा में नेटवर्क, डेल्टा को कन्वर्ट करना है किसमें, स्टार के अंदर, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है, और जो रेसिस्टेंस हमें मिले हैं वो 330 के मिले हैं। अब वो क्या कह रहा है कि इन तीनों को वापस से डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा। तो देखो इस तरीके से ना याद रख सकते हो कि स्टार लिखो और इधर डेल्टा लिखो। स्टार में देखो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 4 लेटर। डेल्टा में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 5 लेटर। तो इसका मतलब जब भी आप स्टार से डेल्टा की तरफ जाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी, और जब आप डेल्टा से स्टार की तरफ आओगे तो वैल्यू घटेगी। स्टार से जब डेल्टा की तरफ जाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी, तो कितना हो जाएगी, 3 गुना, और जब घटेगी तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगी। तो हमारे पास कितना स्टार में दे रखा है, 330, और पूछा किस में है, डेल्टा में, तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 990 ओम। ठीक है, 3 टाइम्स आप कर सकते हो डायरेक्टली अगर तीनों का वैल्यू सेम दे रखा है। अगर तीनों का वैल्यू सेम नहीं दे रखा, अलग अलग दे रखा है, तो उसके लिए सेपरेट फॉर्मूले होते हैं। लेकिन
ये जो चीज़ है कि स्टार में वैल्यू कम आती है रेसिस्टेंस की, डेल्टा में ज़्यादा आती है, ये चाहे सेम हो चाहे ना सेम हो, ये बात ट्रू ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है, पढ़िए इसे। When a single phase transformer is connected in parallel, there are four conditions of proper parallel operation. But when two or three transformer paralleling is done, then there are two additional points also with those four condition applied for single phase. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रखा है, द फेज सीक्वेंस मस्ट बी द सेम। बताइए क्या फेज सीक्वेंस सेम होता है या नहीं होता। वो कह रहे हैं कि अगर एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है तो उसके लिए पैरेलल ऑपरेशन के लिए चार कंडीशंस हैं, लेकिन जब थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें दो एडिशनल कंडीशंस उसमें आती हैं, उसमें दो एडिशनल कंडीशंस आती हैं। देखो इसमें दो कंडीशन होती हैं, डिजायर मतलब मस्ट कंडीशन जो आप बोल सकते हो एसेंशियल कंडीशन या नेसेसरी कंडीशन, दो होती हैं कंडीशन, कौन सी, डिजायरेबल कंडीशन, तो चार होगी। लेकिन अगर हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसमें दो और होती हैं। पहला फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम, द स्टेटमेंट वन इज फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम, तो फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम, तो ये स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट है द फेज शिफ्ट, the phase shift between primary and secondary voltage must be same for all the transformer connected in parallel. What is the meaning of phase shift? These both are essential condition. The first condition is phase sequence same, and the second is phase shift means vector group. That means if we are paralleling two three-phase transformer, then the vector group of both two transformer should be same. जैसे कि एक ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुप है dy11, तो दूसरा ट्रांसफार्मर जिसको पैरेलल में कनेक्ट करोगे उसका भी वेक्टर ग्रुप dy11 होना चाहिए। अब dy11 जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुप होता है जिसको अपने फेज शिफ्ट करके बोलते हैं, वो दोनों का सेम होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, दोनों स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, बाकी जो पोलारिटी सेम होनी चाहिए और साथ ही साथ वोल्टेज जो है वो सेम होने चाहिए, वो भी मस्ट कंडीशन ही है। क्लियर है या नहीं है, बताइए। क्लियर है या नहीं है, इज दैट क्लियर और नॉट। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, अगर कुछ भी कोई भी पार्ट आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पवन चंदानी सर पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, डबल केज इंडक्शन रोटर इज सो डिजाइन टू प्रोवाइड। डबल केज इंडक्शन मोटर के अंदर रोटर का डिजाइन किस तरीके से होता है, किस तरीके से रोटर का डिजाइन होता है। बताइए। रोटर का डिजाइन किस तरीके से होता है कि हमें क्या मिले, स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा मिले कम मिले। स्टार्टिंग टॉर्क तो हमें क्या चाहिए होती है, ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क अगर ज़्यादा होगी तो जो स्पीड है वो एकदम से उठाएगा, अदरवाइज वो मोटर ऐसा भी हो सकता है कि रन ही ना करे। ठीक है, और दूसरा है करंट। करंट स्टार्टिंग में कैसा होना चाहिए, स्टार्टिंग में करंट ज़्यादा होना चाहिए या स्टार्टिंग में करंट कम होना चाहिए। क्या आपको पता है कि जो स्टार्टिंग कंडीशन होती है वो एक तरीके से शॉर्ट सर्किट कंडीशन होती है।
तो जो स्टार्टिंग कंडीशन होती है, इट इज सिमिलर टू शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ठीक है, इट इज सिमिलर टू शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो अगर ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन की तरह होती है तो स्टार्टिंग में करंट बहुत ज़्यादा जाएगा। ठीक है, जो वाइंडिंग को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। इसको लिमिट करने के लिए अपने अलग अलग स्टार्टिंग मेथड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फॉर द स्टार्टिंग पर्पस हमें टॉर्क ज़्यादा चाहिए और करंट कम चाहिए, हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड लो स्टार्टिंग करंट। ठीक है, और डिटेल में जाएं तो एक सर्किट बना सकते हैं फिर, जिसमें स्लिप को 1 करके R2 1/s-1, इसकी जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये रेसिस्टेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट दिखा सकते हैं, बट उसकी नीड नहीं है। ठीक है, सिंपल हमें डबल केज इंडक्शन मोटर में बस पूछा है कि जो कि ये सिस्टम अपने केज सिस्टम यूज़ करते हैं वो इसीलिए बस यूज़ करते हैं। और बेस्ट स्टार्टिंग कंडीशंस यही होती हैं जहाँ पे टॉर्क ज़्यादा मिले और जो करंट है वो क्या मिले, कम मिले। ठीक है, अदरवाइज जो थ्री फेज स्टार्टिंग में, जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स के अंदर जो अपने स्टार्टिंग मेथड यूज़ करते हैं उनके अंदर टॉर्क, करंट तो कम होता है बट टॉर्क भी कम हो जाता है। डबल केज के अंदर जो होता है उसको डिज़ाइन इस तरीके से होता है, करंट कम होता है बट टॉर्क नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। voltage across the string is denoted by, voltage across the string is denoted by A. Disk, number of disk of the string is B. Voltage across the disk nearer to the conductor is depicted by C, and you have to calculate the value of string efficiency. स्ट्रिंग एफिशिएंसी बतानी है कि कितनी होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी, बताइए। तो यहां पर आपको देखना होगा कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क, वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिस्क मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर। ठीक है, तो पहले अपने को दे रखा है ए जो है वो नंबर ऑफ डिस्क है। ठीक है, बी है वो वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क है, नियरेस्ट वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क ऑफ द स्ट्रिंग इज डिनोटेड बाय ए। अच्छा, ये है, नंबर ऑफ डिस्क ऑफ द स्ट्रिंग डिनोटेड बाय बी, एंड वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियर टू द कंडक्टर इज डिपिक्टेड बाय सी।
तो A बाय बी सी इज द स्ट्रिंग एफिशिएंसी। ठीक है, किस तरीके से होता है, जैसे कि ये एक टावर है ना, तो यहाँ पे ये टावर सस्पेंशन टाइप जो डिस्क है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, ये इस कंडक्टर को पिक करके रखेगा, ठीक है। और इस कंडक्टर का जो वोल्टेज है वो इसके अक्रॉस आ जाएगा, कुछ इसके अक्रॉस V1 बोल दो, इसके अक्रॉस V2 बोल दो, इसके अक्रॉस V3 बोल दो, ठीक है। तो जो होती है ना नियरेस्ट टू द कंडक्टर, ये वाली डिस्क होती है, ये होती है ओवर स्ट्रेस्ड। और जो ये ऊपर वाली डिस्क होती है ये होती है अंडर स्ट्रेस्ड। ओवर स्ट्रेस्ड, अंडर स्ट्रेस्ड का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि जो कंडक्टर के पास है उसमें ज़्यादा वो जो उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी वो इसमें एकदम से पेनिट्रेट करेंगी, तो इसका वोल्टेज ज़्यादा होगा, ऊपर वोल्टेज कम होगा। बट इस वजह से जो इसकी एफिशिएंसी है वो पूरी नहीं निकलती, मतलब हर डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज सेम नहीं आती, अलग अलग आती है, ठीक है। और अगर सबके अक्रॉस ये सेम आ जाती है तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100 हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर पूरी स्ट्रिंग के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ठीक है। और नंबर ऑफ डिस्क हमारे पास 4 है, और सबसे लास्ट वाली डिस्क इसके अक्रॉस V4 है, ठीक है। मैंने 3 बनाया, अब ठीक है एक और होगा V4। तो V1 बराबर अगर V2 बराबर अगर V3 बराबर अगर V4 है, तो आप इसको 4V4 लिख सकते हो, डिवाइड बाय 4V4 मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी आएगी। क्लियर है? तो ये होता है, ये इंसुलेटर में स्ट्रिंग एफिशिएंसी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डबल केज से एक क्वेश्चन पहले आया था इससे, उसमें क्या था कि डबल केज इंडक्शन मोटर आपको दे रखा था, डबल केज इंडक्शन मोटर आपको दे रखी थी, और साथ ही साथ आपसे पूछा था कि स्टार्टिंग में अपने को टॉर्क और करंट क्या चाहिए। अब इसमें वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पूछ रहा है। कैसे? वो पूछ रहा है कि उसका जो इनर केज है उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, लीकेज रिएक्टेंस कम होना चाहिए, या लीकेज ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, अकॉर्डिंगली, ठीक है। डबल केज का कंस्ट्रक्शन अगर करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब देखिए जो ये आउटर केज है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, कंपैरिजन करें तो इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी जो है वो रोटर के अंदर क्या होती है, जितनी स्टेटर की फ्रीक्वेंसी है ऑलमोस्ट उसके, जैसे कि अगर अपने देखें रोटर की फ्रीक्वेंसी जो होगी दैट इज स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। स्लिप स्टार्टिंग में कितनी होती है? 1 होती है, नहीं होती?
तो इसका मतलब रोटर की फ्रिक्वेंसी कितनी है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी, और ओरिजिनली हमारे कितनी होती है सब फ्रिक्वेंसी, 50 हर्ट्ज होती है ना। तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण जो करंट बनेगा उसमें स्किन इफेक्ट डोमिनेट करेगा। स्किन इफेक्ट डोमिनेट करेगा तो जो करंट है वो सरफेस पे रहेगा। स्टार्टिंग में करंट सरफेस पे रहेगा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा है, तो टॉर्क टॉर्क जो है वो बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि जो टॉर्क है वो स्टार्टिंग में रेसिस्टेंस के प्रोपोर्शनल आता है, तो टॉर्क बढ़ेगा। और करंट जो है रेसिस्टेंस के बढ़ने से स्टार्टिंग करंट क्या होगा, लिमिट होगा। ठीक है, जैसे ही रनिंग कंडीशन आएगी, एट रनिंग कंडीशन जो रोटर की फ्रिक्वेंसी होगी वो बहुत ही कम हो जाएगी सप्लाई फ्रिक्वेंसी से। रीज़न क्या है कि स्लिप ऑलमोस्ट जीरो के आसपास चली जाएगी। तो जो स्किन इफेक्ट है वो अब यहाँ पे ना के समान होगा, स्किन इफेक्ट नेग्लिजिबल। ठीक है, स्किन इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा। अगर स्किन इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा तो अब करंट जो ये वाला इनर केज है हमारा, इनर केज है, इस इनर केज में आर की वैल्यू कम है। क्यों? क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है। तो करंट तो हमेशा मिनिमम रेसिस्टिव पाथ में आएगा, तो रनिंग कंडीशन पे करंट यहाँ आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में यहाँ आएगा करंट, रनिंग में यहाँ शिफ्ट हो जाएगा करंट। यहाँ शिफ्ट होगा करंट। ठीक है, तो अब आर इनर केज का आर क्या होगा, कम होगा। तो मतलब ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, आर कम होगा। अब बताओ क्या है, जब आर कम होगा इनसाइड लीकेज जो है होगा, लीकेज रिएक्टेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा या कम होगा, बताइए। लीकेज, लीकेज रिएक्टेंस किससे आता है, फ्लक्स लिंकेज से। फ्लक्स लिंकेज इनसाइड फ्लक्स ज्यादा लिंक करेगा, आउटसाइड तो लिंक करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर तो एयर है, इसके बाहर यहां पे एयर गैप होगा, जिस वजह से इस वाले केज में उतना फ्लक्स नहीं लिंक करेगा जितना इधर लिंक करेगा। तो जितना ज्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा उसका रिएक्टेंस भी उतना ज्यादा होगा। बात समझ में आई? उसका रिएक्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में कौन सा स्टेटमेंट में से ट्रू नहीं है, ये बताना है आपको।
कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू नहीं है? They do not lose magnetism when electric current is switched off. They are used to separate magnetic material from junk. They attract piece of iron, या they can be made very strong to lift heavy object. इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनती है? हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या एक ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जो मैग्नेटिक मटेरियल हो, जिसके अंदर रिलक्टेंस कम से कम, है ना, एक ऐसा मटेरियल यूज करेंगे हम, रिलक्टेंस कम से कम हो। उसके बाद इस मटेरियल पर वाइंडिंग करेंगे, और सप्लाई कर देंगे, सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे, दैट इज वी। ठीक है। अब देखिए, जब करंट जाएगा तो इसमें फ्लक्स बनेगा, तो यहां से मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी। ठीक है ना, ऐसे अगर बनाएंगे तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी, जहाँ से निकलेंगी वहाँ पे नॉर्थ बनेगा और यहाँ पे साउथ बनेगा। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हमारी वोल्टेज कितनी है, हम कितना एमएफ यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, रिलक्टेंस कितना कम है, इन सारी बातों पे। तो क्या इस मैग्नेट से आप हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट नहीं कर सकते? कर सकते हो। क्या ये आयरन को अट्रैक्ट नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी, आयरन को भी अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि आयरन को ही तो अट्रैक्ट करेगी। ये उन्हीं मटेरियल को अट्रैक्ट करेगी जो कि मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। मैग मैग्नेट हमेशा उसी मटेरियल को ही अट्रैक्ट करती है जो मैग्नेटिक मटेरियल हो। बाकी मटेरियल से तो उसको कोई मतलब ही नहीं है। अब एक मैग्नेट से आप कोई लकड़ी का टुकड़ा या प्लास्टिक थोड़ी ना उठा सकते हो, क्योंकि उनके अंदर उतनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से आप आयरन को ही उठा पाओगे। ठीक है, स्टील को उठा सकते हो क्योंकि स्टील आयरन से बनता है। तो दे आर यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम जंक। वही वाली बात होगी ना कि मैग्नेटिक मटेरियल को जंक से सेपरेट करता है। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। दे डू नॉट लूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच ऑफ। जब इलेक्ट्रिक करंट को अपने स्विच ऑफ कर देते हैं तो अपना वो मैग्नेटिक जो मैग्नेटिज्म है वो लूज नहीं करते। क्या ऐसा होगा? भाई यहाँ पे जो फ्लक्स निकल रहा है, अब मान लो यहाँ से 5 फ्लक्स निकल रहे हैं, दैट इज एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस। होगा नहीं होगा? सो एन इंटू आई डिवाइड बाई रिलक्टेंस। तो अगर आपने करंट जीरो कर दिया तो ये फ्लक्स जीरो हो जाएगा। जीरो भी ना हो तो रेजिडुअल फ्लक्स हो जाएगा। रेजिडुअल फ्लक्स बहुत ही कम होता है, बहुत ही वेरी लो फ्लक्स होता है रेजिडुअल फ्लक्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो अपना मैग्नेटिज्म लूज नहीं करेंगे, मैग्नेटिज्म लूज तो करेंगे। अगर लूज ना करने का मतलब तो ये है कि भाई जितना पहले है उतना ही बाद में है, या उसका मैग्नेटिज्म करंट पे डिपेंड ही नहीं करता। तभी ऐसा होता है, हो सकता है ट्रू कि वो अपना जो मैग्नेटिज्म है वो लूज ना करें करंट सप्लाई काटने के बाद में भी। करंट पे तो डिपेंड कर ही रहा है, सप्लाई कट करोगे तो वो रिड्यूस होगा ही होगा। तो ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। समझे? चलिए अगला क्वेश्चन।
when it is said that duty cycle of welding machine is 10%, it means अगर वेल्डिंग मशीन का ड्यूटी साइकिल सिर्फ 10% है तो इसका मतलब क्या हुआ? ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या होता है? ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या होता है? ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या होता है? कि वो एक साइकिल में कितना काम कर रहा है, यही तो हुआ। तो 10% की ड्यूटी साइकिल, एक साइकिल में 10% काम कर रहा है, तो वो बोल रहा है कि भाई 2 मिनट काम करता है 10 मिनट में। अब 10 मिनट में 2 मिनट काम कर रहा है, तो 10 मिनट में 2 मिनट कर रहा है, तो कितना निकला बताओ? 20% निकला ड्यूटी साइकिल। तो ये तो गलत हो जाएगा। एक्चुअल आउटपुट ऑफ द मशीन इज 10% ऑफ द रेटेड। भाई आउटपुट कितना आता है वो एफिशिएंसी बताती है, ड्यूटी साइकिल नहीं बताता। मशीन ऑपरेट्स फॉर 1 मिनट ओनली इन ए 10 मिनट स्पैन। तो 10 मिनट के साइकिल के अंदर 1 मिनट काम कर रहा है, तो उतनी तो ड्यूटी कर रहा है। 10 मिनट में 1 मिनट अगर वो मशीन ऑपरेट हो रही है, तो ड्यूटी साइकिल कितना हो गया? 10 मिनट में एक, तो कितना हो गया? 10% हो गया ना भाई। 10 मिनट के अंदर एक है तो 10% हो गया। तो अब 10% के हिसाब से तो फिर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। और वो नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि भाई मशीन जो है वो ऑपरेट कर रही है 10% एफिशिएंसी। एफिशिएंसी अलग चीज होती है, ड्यूटी साइकिल अलग चीज होता है। ड्यूटी साइकिल का मतलब है कि एक साइकिल में कितना ड्यूटी है उसका। तो वो साइकिल जो हो सकता है वो एक ड्यूरेशन हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे ड्यूरेशन 10 मिनट्स के लिए रखी है, वैसे एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कितने स्पैन तक वो काम कर रहा है, बस ये बात है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर advantages of skewing of rotor of an induction motor, of an induction motor, of an induction motor? Of an induction motor. अगर हम स्क्यू करते हैं तो उससे कोगिंग और या मैग्नेटिक लॉकिंग एल्यूमिनेट होता ही है। क्या इससे क्रोलिंग भी प्रिवेंट होता है? भाई कोगिंग करो या क्रोलिंग, दोनों इफेक्ट तो अलग अलग हैं। कोगिंग के अंदर मैग्नेटिक लॉकिंग होती है, जहाँ पर स्लोट्स इंटीग्रल मल्टीपल में होते हैं तो लॉक हो जाते हैं वहाँ पे, जिस वजह से मोटर चल नहीं पाती। लेकिन क्रोलिंग में ऐसा नहीं होता। क्रोलिंग में सेवंथ हार्मोनिक जो ज़्यादा डोमिनेटिंग हार्मोनिक होता है, उसके कारण जो हमारा रोटर होता है वो पहले ही एक स्टेबल पॉइंट जो कि कम स्पीड पर होता है, जो कि ns/7 स्पीड पर होता है, उसके ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है, जो कि हमारी एक्चुअल स्पीड का 7 गुना कम होता है। मतलब 1/7 टाइम्स होता है, मतलब 7 गुना कम होता है। उतनी कम स्पीड पर मशीन रेंगती है, जिसको क्रोल करना बोलते हैं। इन दोनों के लिए ही अपने क्या करते हैं? स्क्रूइंग करते हैं। प्रोड्यूस नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क, एलिमिनेट एनी टाइप ऑफ हार्मोनिक, रिड्यूस नॉइज। ये इन तीनों में से बताइए कौन सा करेक्ट होगा? इन तीनों में से बताइए। क्या मशीन नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस करके रन कर पाएगी? क्योंकि इसमें तो रोटर चलता नहीं है, कोगिंग में तो लॉक हो जाता है, रन ही नहीं करता। क्रोलिंग में तो रन करता है, कम स्पीड पर कंटिन्यूसली रन करता है। एक में रन नहीं करता ही नहीं है, एक में कंटिन्यूसली रन करता है बट कम स्पीड पे करता है। तो नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क का कंसेप्ट कैसे हो गया? ये तो नहीं होगा।
कि स्क्यूइंग अपने इसलिए करते हैं क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क होता है। नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड जरूर हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क नहीं हो सकता। टॉर्क तो यूनिफॉर्म ही लगता है, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क होता है, एक ही डायरेक्शन में लगता रहता है। एल्यूमिनेट एनी टाइप ऑफ हार्मोनिक, हाँ कोई भी हार्मोनिक्स वगैरह है उसको एल्यूमिनेट कर देगा, नॉइज कम होता है, कम होता है नॉइज। सो 1 2 4 5, थर्ड नहीं होगा, 1 2 4 5। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Determine the supply voltage at 30 hertz to keep the magnetization current the same as that of 50 hertz supply at 200 volt। ठीक है, देखो मैग्नेटाइजेशन करंट को अगर हमें सेम रखना है तो उसके लिए फ्लक्स भी सेम होना चाहिए, और फ्लक्स को सेम रखने के लिए V बाय एफ का रेशियो सेम होना चाहिए। सो V1 बाय F1 इक्वल टू V2 बाय F2 होना चाहिए। ठीक है, तो पहले फ्रिक्वेंसी वोल्टेज कितना है हमसे पूछा है, फ्रिक्वेंसी 30, बाद में 200 पर 50 है, तो यहाँ से V कितना आ जाएगा बताओ, दिस विल बी 120 वोल्ट। तो 120 वोल्ट अगर हम रखेंगे 30 हर्ट्ज पर, जब 30 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी देंगे और 120 वोल्ट रखेंगे, और तो उस पर जो भी मैग्नेटाइजिंग करंट होगा वो सेम होगा 50 और 200 पर, क्योंकि V बाय एफ का रेशियो कितना रहा है 4, तो 120/30 का भी रेशियो कितना आएगा 4। ठीक है, तो जो बाकी का जो हमारा प्रॉब्लम्स रहेंगी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको इस सीरीज में कराऊंगा, वो हम देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो इस सीरीज में 2 क्लासेस मैंने लाइव ली हैं, वो आप लाइव सेक्शन में जाके देख सकते हो, और अब जो भी सेशंस होंगे वो सब मैं रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ, तो रिकॉर्डेड में जाके देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि लेक्चर थोड़ा सा आप जल्दी कवर करने के लिए अपना जो स्पीड है वो बढ़ा सकते हो, तो फास्ट स्पीड करके इस लेक्चर को कवर कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उनके लिए अभी एक ऑफ़र है 60% ऑफ का, जहाँ पर 60% ऑफ होने के बाद में 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 3199, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 4799 और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 6399। ठीक है, ये तभी मिल पाएगा जब अनअकैडमी ऐप पर इस सब्सक्रिप्शन को लेते टाइम आप रेफरल कोड यूज़ करोगे टेस्ला10। तो यहाँ से इस सब्सक्रिप्शन के बाद में जितने भी आपके एई और जे एग्ज़ाम से रिलेटेड टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब का सिलेबस आपको कम्प्लीटली कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।